चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग चल रहे थे 10th क्लास एनसीईआरटी। 10th क्लास में एनसीईआरटी में हम लोग चल रहे थे। पहला लेसन बहुत इंपॉर्टेंट था, यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे अवश्य क्वेश्चन आता है और एक लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अभी दूसरा लेसन जो हम लोग चल रहे थे भूमंडलीकरण, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन नहीं कहा जाए लेकिन केवल समझने वाला है तो इसको वर्क करेंगे। तीसरा लेसन फिर उसी तरह से औद्योगिकरण है, ये भी कम इंपॉर्टेंट है। चौथा फिर प्रेस संस्कृति है। एक क्वेश्चन गारंटेड इसमें रहे, क्योंकि इसमें कोई भी पत्रिका जितना भी है पत्र पत्रिका सारा गहराई में इसको पढ़ाए, तो एक क्वेश्चन कोई एग्जाम दे दो, बीपीएससी दो, यूपीएससी दो, दरोगा दो, जिसमें दे दो, एक क्वेश्चन यहां से निश्चित रहे। बाकी ये दूसरा और तीसरा स्पेसिफिक है। कोई बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहा है तो ये सबसे कोई क्वेश्चन नहीं रहना है। हाँ, जो अब टीआरई का टीचर का तैयारी कर तो उनको तो हर लेसन से रहना ही, तो उसको तो क्या दूसरा और क्या तीसरा सब इंपॉर्टेंट। तो चूंकि उसका जब सिलेबस ही 9th-10th है तो उसको तो सब लेसन से रहेगा, तो केवल दूसरा तीसरा पार्ट जो अभी चलेंगे वो टीचर बैच के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी आप लोग के लिए समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर चौथा सबके लिए हो जाए। तो चलिए हम लोग तेजी में सुने। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, हम लोग एक लेसन चल रहे थे, तेजी में इसमें सुन लेंगे। आधुनिक युग से पहले आपको हमने बताया था कि एक शब्द जो आपने सुना भूमंडलीकृत, ये भूमंडलीकृत के वर्ड को हम लोग समझे कि शुरुआत में ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं हो रहा था। यह वर्ड 1990 में अमेरिका के एक व्यक्ति हैं जॉन विलियमसन, उसी ने इस शब्द को दिया। उसके पहले जो वर्ड यूज होते थे उस वर्ड का नाम था विश्व बाजार। भूमंडलीकरण शब्द अलग है, जिसको हम लोग पिछले क्लास में सुने थे, एलपीक्यू से एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये था क्या, तो हम लोग नट सेल में इतना ही देखे थे कि बिना किसी रुकावट के, कोई भी रोक न हो, और एक देश से दूसरे देश में श्रम, पूंजी, इसमें तकनीक अगर आना जाना हो जाए तो इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जैसे आज के डेट में क्या है, हम चाहते हैं अमेरिका जाए, तो क्या बिना किसी रुकावट के जा सकते हैं? नहीं, अमेरिका पहले उसका वीजा लेना पड़ेगा, क्यों आना चाह रहे, कितना दिन रहो, अगर हो कि नहीं, कुछ वीजा वूजा नहीं चाहिए, ऐसे ही पहुंचे हुए। हमको कोई टेक्नोलॉजी है, हम बिना उससे पूछे सीधे चल दिए। हमारे पास कोई पूंजी है, हम डायरेक्ट अमेरिका के जमीन में इन्वेस्ट कर दिए। क्या आज कोई अमेरिका के आदमी चाहेगा कि पटना में 2 कट्ठा जमीन ले सकता है कि इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे मेरा जमीन पटना में? तो रजिस्ट्री ऑफिस पहले ही कहेगा कि रजिस्ट्री समय आधार कार्ड लगेगा और वहां लिखा हुआ है कि भारतीय ही जमीन ले सकते हैं। कितना भी पैसा देगा कि विदेशी को जमीन नहीं होगा, तो ये वाला नहीं बना। पुराने जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। पुराने जमाने में था कि हम लोग क्या पढ़े, 1498 पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 डच ईस्ट, जो आया मे आई कम इन, यस, मे आई कम इन, यस, एकदम खोले हो। कोई भी कितना दिन रहेगा कुछ पूछना नहीं, जी हम यही सामान बेचेंगे, बेच दो। यहाँ का कोई मेरा आदमी है, चले अमेरिका सामान बेचने, चले जाओ, पूछने वाला कोई नहीं है। और ये बाजार का नाम क्या था? विश्व बाजार। फिर हम लोग वहीं पहुंचने जा रहे हैं, इसके माध्यम से हम लोग को वहीं पहुंचना है। आधुनिक युग से पहले की बात चले तो क्या ऐसा विश्व बाजार हड़प्पा सभ्यता में था? जल्दी बोलिए। तो हड़प्पा सभ्यता का भी जो बिजनेस था उस समय के समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता में, हमने बताया था कि अक्कद के शासक सरगोन ने अपने अभिलेख में दावा किया कि मेरे यहां दिलमन, माकन और मेलुहा के व्यापारी लंगर डालते हैं, और यहां मेलुहा से पहचान हड़प्पा की हुई थी। आपसे कभी भी पूछेगा कि निम्नलिखित में किसकी पहचान हड़प्पा से है, तो आंसर क्या है? मेलुहा। तो उस समय भी अब हड़प्पा सभ्यता अलग है, मेसोपोटामिया सभ्यता अलग है, बिना किसी रुकावट के बिजनेस हो रहे थे। तो विश्व बाजार उस समय भी था। धीरे धीरे जब हमारा गुप्त काल आया, उसके पहले अगर हम सिकंदर की बात करें, चूंकि आपको याद है नंद वंश के समय ही धनानंद के समय सिकंदर आ चुका, तो नंद वंश के समय, धनानंद के समय 326 ईस्वी पूर्व की बात चल, तो पूरे विश्व विजेता बनने वाला व्यक्ति कौन है? सिकंदर।
और आपको याद है कि सिकंदर ने मिस्र में एक बाजार बसाया, अलेक्जेंड्रिया, और ये अलेक्जेंड्रिया उस जमाने का ऐसा विश्व बाजार था कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों महादेश के लोग वहां सामान खरीदने जाते थे। और इसीलिए वर्ल्ड का पहला विश्व बाजार अगर कहा जाए तो अलेक्जेंड्रिया। इस विश्व के पहले विश्व बाजार की स्थापना किसने किया? तो सिकंदर ने किया। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है सिकंदर का ये विश्व बाजार अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया कहां स्थित है? मिस्र में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अलेक्जेंड्रिया मिस्र में स्थित। धीरे धीरे जब गुप्त काल आया, पहले मौर्योत्तर की बात चलते। मौर्योत्तर काल में आप लोगों को मालूम है कि इस समय कनिष्क और कनिष्क का रेशम मार्ग पर अधिकार है। इस समय में अब सोच सकते हो कि सबसे प्राचीनतम अगर कोई इंटरनेशनल हाईवे है तो वो सिल्क मार्ग। ये सिल्क मार्ग कहां से जाते थे? चीन से। कहां तक जाते थे? इटली के रोम तक। अब चीन से रोम बिना किसी रुकावट के सामान का आना जाना, तकनीक आना जाना, पूंजी आना जाना, ये पहले से चल रहा था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझेंगे कि इससे अब जब हम लोग देखें गुप्त काल आया तो मालदीव के पास समुद्र में बहुत सारे कौड़ी मिलते हैं और गुप्तों का सिक्का कौड़ी था। गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोना का सिक्का चला है, लेकिन गुप्त काल में जो तीर्थ यात्री आए, फाहियान, उसने लिखा कि जन सामान्य सोना का सिक्का यूज नहीं करते थे, बहुत गरीबी थी और जन सामान्य का पैसा कौड़ी था। कौड़ी भी अगर अच्छा मिल गया तो उसकी कीमत है। अगर कौड़ी फूटा हुआ है तो सबसे कम दाम वाला मुद्रा है फुटल कौड़ी। कई बार आदमी हमारे बताया था कि आदमी गुस्साता है तो कहता है फूटा हुआ कौड़ी नहीं देंगे तुम, माने सबसे छोटा रुपया भी तुमको नहीं देंगे। ये रुपया था। तो उस जमाने में हम लोग ये विश्व बाजार के सिस्टम चल रहे थे और आपको यही चीज अब महसूस करना है कि जो विश्व बाजार था उस समय प्राचीन काल में, ये विश्व बाजार से केवल सामान ही नहीं जा रहे थे, व्यापार ही नहीं हो रहे थे, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हो रहे थे। अगर चीन में प्रेस था तो इसकी तकनीक यूरोप जा रही थी। यूरोप में कोई सिस्टम कपड़ा था तो उसकी तकनीक यहां आ रही थी। दोनों चीज चल रहा था। और इसी क्रम में हम लोग देखें कि विश्व बाजार से लाभ भी है और हानि भी। ये समझो तो लेसन समझ जाओ। विश्व बाजार होने से लाभ क्या मिला? तो पहला लाभ मिला कि प्रतियोगी बाजार बना, कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ग्राहक को फायदा। अब बताओ सिम वाले 10 कंपनी हो जाए तो हम लोग के लिए खराब है कि अच्छा? बढ़िया है। 10 कंपनी है तो कोई कहेगा कि 200 में इतना बात करो, कोई कहेगा कि ना 150 में मेरे साथ करो। धीरे धीरे जो लोग कह रहा है गाय के साथ बच्चा फ्री, देखा है ना, मोबाइल खरीदो सिम फ्री, गाय लो बच्चा फ्री। धीरे धीरे कंपटीशन टाइट होगा तो होगा बच्चा खरीदो गाय फ्री, ये भी हो सकता है। तो ये हम लोग का प्रतियोगी बाजार है। कई देश आ रहे हैं, पुर्तगाल आया, डच आया, फ्रांसीसी आया, तो इंडिया का मार्केट में लाभ ही। दूसरा सबसे ज्यादा लाभ क्या मिला? इन लोगों के आने से हम लोग के यहां या बाकी देशों में सड़क, रेल, टेलीफोन, डाक, ये सभी सुविधाएं घाटा की बढ़ा। उन लोग अपने लाभ के लिए ही किया, लेकिन हम लोग इस तकनीक से भी परिचित हो। ये नहीं विश्व बाजार रहता तो हम लोग इस लाभ तक नहीं पहुंचते। और क्या लाभ है? तो इसी के कारण कई नए नए फसल, नए नए कृषि तकनीक का भी जन्म हो। इंडिया के ही सापेक्ष देखें तो हमारे यहाँ चाय की खेती नहीं होती थी। हमारा देश चाय वाला देश नहीं है, हमारा देश दूध दही का देश था। यहाँ कृष्ण भगवान भी थे, चुराते थे तो मक्खन चुरा के खाते थे, मट्ठा पीते थे, दूध पीते थे। और आजकल कोई गेस्ट को दे दो भर गिलास मट्ठा, पूरा दूध, सब पी भी लेगा और कहेगा बड़ी मोटा आदमी है। ये दिमाग उतना नहीं, मट्ठा पिला के गेस्ट, हाँ चाय, हाँ स्टैंडर्ड है कि चाय भेज, तो कॉफी आओ हाई लेवल पर भेज। तो ये चाय और कॉफी क्या हमारे देश का है? नहीं, ये उस विश्व बाजार का देना है जिससे हम लोग इसको बदल ली। अब सोच लीजिए हम लोग के यहाँ चाय है, रबर है। इस समय हम लोग देखें कई आलू, देखो हम लोग के यहाँ आलू भी नहीं था।
ये आलू भी हम लोग पुर्तगालियों का देन है जो हम लोग देखे। तो ये सब हम लोग को विश्व बाजार से क्या हुआ, लाभ। और क्या लाभ हुआ, तो अगले मेन लाभ आप सोच सकते हो कि किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में, विश्व बाजार है। अब कुछ हम मान लो ऐसा टोपी बना रहे हैं, लग रहा है बहुत अच्छा है, अब यहां बेचेंगे तो सब कहेगा कि ऐसा ही। अब हम टेपू अमेरिका बेचेंगे तो महंगा बिके। तो उस जमाने में जिसको जहां लगता है बेचेंगे, जाओ कोई बात नहीं बेचो। तो उस समय इंटरनेशनल बाजार उसको मिल रहा है, तो बहुत बड़ा लाभ है उसको। अच्छा, कुछ कुछ हानि भी है क्या? क्या हानि लग रहा? सबसे बड़ा हानि विश्व बाजार से है कि इसी से औपनिवेशिक सत्ता, एक देश दूसरा देश पर यही बहाने आकर के कब्जा कर लिया, साम्राज्यवादी शासन का प्रसार हो। धीरे धीरे व्यक्तियों का इस वैश्विक बाजार में काफी शोषण प्रारंभ हुआ। कई लोग दास प्रथा के सिस्टम से, अन्य सिस्टम से काफी शोषण करना शुरू कर दिए, ये अधिकार कर लिए कमजोर देशों पर। सबसे बड़ी हानि और क्या है, तो सबसे बड़ी हानि इसमें और भी हम लोग सोच सकते हैं, आपस में ही इन लोग इसी विश्व बाजार के चक्कर में दो दो बड़े बड़े विश्व युद्ध कर लिए। अगर ये विश्व बाजार नहीं रहता तो क्या ये विश्व युद्ध होता? नहीं होता। इस सब इसी का दिन है। और इसीलिए इस लेसन में हम लोगों को विश्व युद्ध के बाद, चाहे वो प्रथम हो द्वितीय हो, हमारे देश को, विश्व को समझना है कि प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद वर्ल्ड की क्या स्थिति रही, द्वितीय के बाद क्या स्थिति रही, किस तरह से। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन तो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तमाम स्थिति इसमें पढ़ना है। तो लेसन बहुत ही बढ़िया है, इसको हम इसीलिए लिए कि इस समझने से तुम लेसन समझ पाओ। ये लाभ और हानि पर ही अभी लेसन, इस पॉइंट्स का ही अभी लिबरेशन है, आगे डिटेल है। तो अब हम लोग जरा देखें, सबसे पहले हम लोग देखें भोजन की यात्रा, ये लाभ के पक्ष है। पहला नंबर हम लोग देखें कि चीन से स्पैघेटी और नूडल्स ये पश्चिमी देश में पहुंचे। मतलब सबसे पहले जो नूडल्स जो देख रहे हो, जिसको तुम मैगी कह रहे हो या चाउमीन कह, तो ये चाउमीन का मतलब ही है क्रिएट कहां से, चीन से। जो तुम स्पैघेटी कह रहे हो, या स्पैघेटी माने पास्ता, ये जो अभी घिंच के पास्ता खा रहे हो, ये सब इंडियन फूड नहीं है, ये सब कहां का है, चीन का। और वहीं से धीरे धीरे पश्चिमी देश गया रेशम मार्ग द्वारा। और पश्चिमी देश वाला जब इंडिया में आया तो उन लोग अपने खाने के लिए लाया, और हम लोग देखे ये कैसे कैसे है, तो हम लोग भी शुरू हो। अब नया लोग को तो बस यही वाला मेन चीज देखो, मेन भोजन बन गया। तो ये हम लोग देख रहे हैं यात्रा, इसकी भी यात्रा है। 1845 से 49, आपको याद होगा आयरलैंड की कहानी। इस समय आलू अकाल आया, और 5 साल के आलू अकाल में, आलू कितना इंपॉर्टेंट चीज था, पहले सिर्फ 2 ही चीज खाते थे लोग, क्या क्या, ब्रेड और आलू, और कुछ नहीं। और इसीलिए इसके लिए लाइन लगते थे। और जब आलू अकाल आया तो सिर्फ देख रहे हो 4-5 साल में 10 लाख आदमी अकेले आयरलैंड में मर गए। तो सोच सकते हो आलू कितना इंपॉर्टेंट चीज रहा। आज भी अगर आलू हटा दें तो खाली सोचो कि घर में खाएगा, कई घर ऐसे होंगे कि बेचारा क्या खाए। अभी कुछ नहीं, जिसको समझ में आता है वो डीवीसी में निकल जाता है। अरे दाल भात और चोखा, कुछ नहीं हुआ तो दाल में डाला घींच दी, तो दाल भात भुंजिया मार दिया। तो ये जो देख रहा है सबसे न्यूनतम पे हो गया। आलू ही गायब हो गया तो हरा सब्जी कई लोग तो टच नहीं कर पाते, जिनकी आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर है, बेचारा पूछता है कैसे, 50 के, रहने दो, उससे बढ़िया घी चावल ऐसी रगड़ देंगे। तो अब उसके पोषक तत्व में भी कमी आएगी, इस सभी से उसके पोषक तत्व भी बढ़े। भारत में आलू, पपीता, अनानास, क्या ये सब हम लोग के यहाँ मूल फसल थे? नहीं। कौन लाए? पुर्तगालियों का देन है। हम लोग के यहाँ पश्चिमी देशों से आया। ये नहीं है कि खाली आया, हम लोग भी भेजे। भारत में सबसे इंपॉर्टेंट था गन्ना, दूसरे देशों में नहीं थे। हम लोग के यहाँ उन लोग आए तो कहे कि वेरी गुड, इतना बढ़िया चीज हम कहीं नहीं देखे, यहां से बाकी जगह गए। तो हमारे मूल फसल में हमारा कौन है? गन्ना। भारत में मूल फसल में गेहूं भी नहीं था। हम लोग के यहाँ गेहूं नहीं होते थे, हम लोग के यहाँ सिर्फ धान होते थे, सिर्फ चावल। और अगर रोटी खाना है
तो रागी की रोटी चलती थी। रागी का मतलब मड़ुआ है। अब देखो कई बार चॉइस में देगा रागी, तो कई लड़के सोचते हैं रागी मने, तो रागी मने मड़ुआ। पहले अभी भी कई पर्व है जिसमें मड़ुआ की रोटी लोग खाते हैं। ये उसी लिए है क्योंकि उस समय वहां गेहूं नहीं था, गेहूं की रोटी थी नहीं, मड़ुआ की रोटी थी, तो वही खाते थे। धीरे धीरे बाद के समय में आया तो हम लोग इसको मड़ुआ छोड़ दिए, गेहूं धर लिए। गेहूं बाद का फसल है। हम लोग को ये भी मालूम है कि गेहूं मैक्सिको से आए। अब सुन लीजिए, मड़ुआ भी हमारे देश में ज्यादा नहीं होता, सिर्फ एक फसल धान, और इसीलिए गांव का सिर्फ एक ही भोजन था। सुबह एक बढ़िया तसला बना दिए और फिर शाम होते होते बना दिए, दोनों टाइम जितना बार चावल घींचना है घींचते रहो। और यदि किसी कारण से बरसात नहीं हो तो उसी को कहते थे अकाल हो। अब अकाल हो गया तो चावल ही उसका भोजन है, गायब हो गया, तो इसीलिए अकाल मृत्यु होते थे। आजकल क्या चावल नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, उसके यहाँ गेहूं हो गया बढ़िया, रोटी तीनों टाइम घींच दे। फिर अगला बार चावल हुआ, गेहूं गायब हो गया, तो ऑप्शन दो है ना, तो अब चले। उस समय सिर्फ एक ऑप्शन, तो इसीलिए अकाल मृत्यु उस समय ज्यादा थे। इस समय आपको बताए थे कि यात्रा में मांस की बात आपको याद है, 1870 तक अमेरिका से यूरोप में मांस कैसे आते थे। तो इस समय सीधा जीवित लाना है, नहीं तो मांस सड़ जाएगा ना, तो इसीलिए जिंदा लाना है, मुर्गा लाना है, सीधे लाई यहां कटे। अब यात्राएं में इतने ज्यादा खर्च थे कि इस समय मांसाहारी भोजन कोई नहीं करते थे, क्योंकि मांसाहारी भोजन सबसे महंगा पार्ट में। अब स्वयं ध्यान दीजिए, गीता में भी लिखा है, पूछा गया कि सबसे अच्छा भोजन मनुष्य को क्या है, आंसर था ताजा मांस। ताजा मांस मनुष्य को सबसे बढ़िया भोजन में। कितनों सोच लेगा नहीं खाएंगे, लेकिन अगर नाक में घींचा तो कहेगा कि थोड़ा टेस्ट कर लेते, बस समझ रहा ना, तो वो सोच लीजिए वहां। तो इस समय भी इसकी कीमत सबसे ज्यादा, कारण सीधे सीधे यार। लेकिन बाद में इसी समय रेफ्रिजरेशन, फ्रिज के तकनीक का खोज 18वीं शताब्दी के लास्ट होते होते होगी, और इसने इस चीज को सस्ता बना दिया। कारण अब वहीं पे मुर्गा का सब पार्ट काटे, सिर्फ मांस फ्रिज में डाले, हर पार्ट बिक रहा है, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन दर कम गया, और इसीलिए यहां पे मांस अब सस्ता होने लगा। पहले सिर्फ और सिर्फ चलते थे दो ही चीज, आलू और ब्रेड, इसी की लाइन है, ई गया तो भूखे मरो, ई भी गया तो भूखे मरो। अब इसमें नया चीज शामिल हो गया, वेज और नॉन वेज। देख रहे नया सिस्टम सब 1870 के पहले ही सब नहीं था। आपने उस यात्रा को देखा नहीं है तो सोच रहे हो कि अभी जैसा है हमेशा वैसे ही रहता हो, पहले वो ऐसा नहीं थे। अब हम लोग उसी यात्रा को समझ रहे हैं। और यही चीज, लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार कौन था, स्मिथ फील्ड्स। अब स्मिथ फील्ड्स पशु बाजार कहां का है, तो आंसर क्या है, लंदन का। और यही हम लोग देखें 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ी। अगले लेसन में पढ़ोगे, इतनी लंदन की बात हम समझाएंगे, शहरीकरण अगला में पढ़ना। टेम्स नदी के किनारे इतनी भीड़ हो गई कि अब लोगों को लगने लगा कि क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। भीड़ को रोकने के लिए वर्ल्ड का पहला मेट्रो ट्रेन लंदन में चलाया। 1863 में 10 जनवरी 1863 की बात है, वर्ल्ड का पहला मेट्रो ट्रेन पैडिंगल टू कैरिंगटन, ये लंदन में स्थित है। इसको पहली बार चलाया गया कि कोई लोग आके यहां मत रहो, जहां रहते हो वहीं से ट्रेन से ले आएंगे और रात वहीं भेज देंगे, सो। ये मेट्रो किस लिए चलाया जाता है, शहरीकरण बढ़ाने के लिए कि घटाने के लिए? तो कभी नहीं नालायक सोचना बढ़ाने के लिए। कई लड़का सोचता है शहरीकरण बढ़ाने के लिए, गाड़ी बढ़ाने के लिए, नहीं। मेट्रो चलाने का उद्देश्य है शहर में भीड़ कम। हर समय हम ट्रेन दे रहे हैं, तुम्हारा जहां घर है वहीं रहो, वहां से लोकल ट्रेन हर जगह से दे देंगे। मान लो ये पटना है तो सरकार की कोशिश होती है कि पटना में भीड़ कम। अब कोई व्यक्ति इधर से है, कोई मोकामा से है, कोई आरा से है, कोई कहीं से है, हर रूट से पटना के लिए ट्रेन जान के किया जाएगा। मॉर्निंग शिफ्ट में 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजते बजते 3-4 ट्रेन सब दिशा से ले आओ, ड्यूटी पकड़ा है उसका। और फिर जैसे ही 4 बजे खत्म हो तो 4 बजे से 8 बजे रात तक सब दिशा में भेज दो, और यहां से वहां तक जल्दी धरे, इसके लिए मेट्रो चला दो। तो वो आदमी को जैसे ही आराम होगा तो कहेगा गांव पर से ठीक है, ड्यूटी कर लेते हैं।
अगर ये वाला दुख दे देंगे तो वो फिर यहीं किराया लेगा और यहीं रहने लगेगा, और सब आदमी किराया खोजने लगेगा तो ऊंचे ऊंचे इमारत हो जाएंगे, सब यहीं रहेगा। कोई घटना हो गया कि भूकंप, मकान गिरा, तो इतने लोग रह रहे हैं कि हमारे यहाँ आपदाएं बहुत बढ़ जाएगी। गांव में रहेगा तो फायदा, और शहर गांव में यही ना अंतर है। शहर का मतलब ही आगे पढ़ोगे सह तर रह, शहर वही सह तब रह, शहर है, गांव नहीं। यहां बहुत चीज तुमको सहना होगा। गांव और शहर में बेसिक डिफरेंस इतना ही है, शहर में एक रूम में 5 आदमी और गांव में 5 रूम में 1 आदमी, ठीक अपोजिट। गांव में जाओगे ये वाला, ये पूजा रूम है, चलो ये ऐसे ही भूसा रूम है, फिर चलो 5 रूम दिखा रहा है तो उसका एगो रूम जहां वो रह रहा। और शहर में वो कहाँ रहता है, साथी ना है, और वो गांव के वो यही है, कैसे रहता है, 5 गो यही है। अब इसीलिए अगर यहाँ कोई आपदाएं आती है, अगर ये मकान गिरता है तो समझ लो कि यहाँ कितनी ज्यादा क्षति होगी। गांव में भूकंप आया, 2 रूम पर गिर गया ऊपर से, तो आदमी मुस्कुरा रहा है, वो भूसा वाला में गिरा था, हम तो उधर, कुछ नहीं हो रहा। इसीलिए सरकार की कोशिश क्या होगी, शहर में भीड़ बढ़ाए कि गांव में, और उसके लिए कम्युनिकेशन में मेट्रो। और जान के क्वेश्चन ही सब पूछता है कि मेट्रो बनाने का उद्देश्य है शहर में भीड़ को बढ़ाना कि घटाना, तो लड़के सोचता है मेट्रो ये बढ़ावे न करेगा भीड़, और रिवर्स प्रक्रिया के लिए बनता है। और वर्ल्ड का पहला मेट्रो 10 जनवरी 1863 कहा, लंदन में हुआ, किस लिए, भीड़ को घटाने के। अब यहां सुनिए, यहां पे लोगों ने कहा कि हम लोग अपना उत्पादन करेंगे, तो कानून लाया गया कॉर्न लॉ कि बाहर से आयात नहीं हो। धीरे धीरे जब इस लॉ को हटाए, इतनी कीमत इसकी घट गई कि लोग अब कृषि पर देखे कि घाटा का सौदा है, 10 लगाएंगे रिटर्न 6। और इसी कारण से धीरे धीरे लोग उन्मुख हुए किधर की ओर, उद्योग की ओर, जो मेन लेसन आपको आगे पढ़ना है। नेक्स्ट अब हम लोग इसमें देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस विश्व बाजार से खाली हम लोग देखें कि आदमी नहीं चल रहा, ये भी हम लोग सीखे कि खाली आलूए नहीं चल रहा, अब सीखे बीमारियों चल रहा है। चीन में कोरोना, बिहार में कोरोना, ये विश्व बाजार का न देन है। कोई आदमी चीन में नौकरी करता होगा, भारत का होगा, और मालूम चला कि कोरोना, भागो घर, तो प्रसाद लेकर के केरल में आया, अगल बगल जिस केरल में नौकरी कर रहा था, प्रसाद लेके बिहार। आपने प्रसाद बढ़ते हुए बड़ा गहराई से देखा है कोरोना काल। कोई आदमी बाहर से आ जाए तो शुरुआत फेज में गांव वाला दूर रखता था, उधर रहो उधर रहो, यही लोग फैला रहा। तो ये विश्व बाजार उस समय भी यही था। और तुमको जान के आश्चर्य हो, चेचक रोग जो है कई ऐसे देश के था जहां के लोगों में एंटीबॉडी डेवलप, आपका शरीर ऑटोमेटिक है, एंटीबॉडी डेवलप होता है। सांप के जहर, तो जान करके सांप के जहर वाला ही फॉल्स वहां जहर ही डाला जाता है, इसलिए तुम सुना होगा जहर को जहर काटता। आप जो सोचेगे उस तरह की बॉडी क्रिएट हो। आप बड़ा ऑटोमेटिक मशीन हो, 5 किलो का वजन लेके 20 बार मारो, तो जब तुम सोओगे तो तुम्हारा दिमाग कहेगा कि कहां सेल डैमेज है, तो यहां से सिग्नल जाएगा कि जी 5 किलो के उठाते हैं 20 बार, डेली का लक्षण देख रहे हैं, तो ये तुरंत ऑटोमेटिक कहेगा कि वहां 5 किलो सहने लायक सेल डेवलप करो, काम शुरू होगा। अगला दिन गया 10 किलो उठा लिया, फिर कहेगा कि लोड पड़ रहा है और मोटा कर दो। धीरे धीरे वही तुम जब 15-20 किलो से टप गया, तब 2 महीना बाद कहता है कि देखो बॉडी बन गया। ये जो बॉडी बन गया वो ऑटोमेटिक तुम्हारा शरीर जहां तुम सेल तोड़ रहे हो उसको डेवलप करता है। जो आदमी खाली पैर चलता है, सोते समय उसका कहेगा कि पैर बहुत पत्थर उतर है, नीचे का चमड़ा मोटा कर दो। अब उसको देख के तुम खाली पैर चलोगे तो तुम पहला ही दिन छटपटाने लगोगे, वो कहेगा हमको कुछ नहीं होता है, तो उसका सेल वैसा डेवलप हो चुका है। यही चीज है, तो हम लोग देखेंगे कई लोग में चेचक का एंटीबॉडी डेवलप, अब उसको कुछ नहीं होगा, बीमार होगा फिर ठीक हो जाएगा। अभी जो लोग कोरोना का वैक्सीन लिया है तो इधर उसको सर्दी खांसी कम हुआ, थोड़ा सा घिंचा ठीक, क्योंकि वैक्सीनेशन का वो वाला थोड़ा असर है,
वो कमेगा तो वो थोड़ा सा पकड़ेगा कस के, क्या खांसना शुरू कर दिया रे, बुढ़ारी में क्या होगा, इस सब जमाने में खांसी ग्रहण करता है। तो अब ध्यान से समझे, तो वो लोग जब दूसरे देश में गए तो तुमको जान के आश्चर्य होगा कि वो लोग को हुआ तो अगला को दे दिए, अगला को दिए तो उसके लिए बेचारा फर्स्ट था तो मर रहा है, और जो दिया प्रसाद वो ठीक हो रहा है। इन लोग के लिए कई रोग ऐसा था जो कहा कि बड़ी काम के रोग, हम लोग को होगा तो हम लोग बांट देंगे और हम लोग ठीक हो जाएंगे, जिसको देंगे वो जाएगा। जानवरों में भी ऐसा हुआ, व्यक्तियों में भी ऐसा हुआ, इस सब विश्व बाजार के पूरा दिया किया है। और यही चीज हम लोग देखें, विजय से लाभ भी है। पेरू और मैक्सिको में जब गए दक्षिण अमेरिका, तो यहां से चांदी को खूब पहुंचा। क्या भारत में इतना सोना था? नहीं, भारतीय लोग शुरू से ही सोना के शौकीन थे, हमारे यहां सोना कम था। हड़प्पा सभ्यता भी जब तुम पढ़ोगे तो हड़प्पा के लोग भी विदेश से मंगाते थे सोना तांबा, ये सब आयात है उनका, शौकीन वाला चीज। तुमसे पूछा जाएगा हड़प्पा के लोग मंगाते थे तो विलासता संबंधित सामग्री, विलासता माने जिसके नहीं रहने से दिक्कत नहीं है, वो ऐसो आराम के लिए। जैसे तुम्हारे पास मान लो हम कहें स्वेटर है तो ये आवश्यकता की सामग्री, लेकिन तुम कहेगा कि ना जी कार से आते पढ़ने, तो वो विलासता सामग्री हो गई। एक विद्यार्थी के लिए वो कार विलासता है। हाँ, जिस समय लगे कि नहीं हमारी आवश्यकता है, दूर है, उतना चलना है, तो तुम्हारे लिए आवश्यकता होगी। यहां पे हड़प्पे वाले लोग सोचो सोना मंगाते थे। जब मौर्योत्तर काल आया तो यूनान वगैरह जब लोग आए तो भारत से मसाला ले जाते थे, तो मसाला बेचने वाला भी उनसे सोना मंगवाता था। हम लोग सोना मंगवा के मसाला देते थे, और इसीलिए यूनान के लोग चिंता व्यक्त किए कि जिस स्पीड से भारत में सोना जा रहा है, एक दिन पूरे दुनिया का सोना भारत में केंद्रित हो जाए। फैशन नाक कान से बहुत ऊपर उठ गया था बीच में, नाक कान में कितना सोना लगेगा। फैशन ये हो गया कि पूरा भुजा सोना का, पूरा गला सोना का। अब गला सोना भी छोड़ दीजिए, मंदिर मोहल्ला में तो जो सोना के गेट बना दिए, अच्छा मंदिर में ओरिजिनल भगवान सोना के गेट है। धीरे धीरे राजा कहा कि गेट मंदिर के, गुंबदे सोना का, भगवाने सोना का। अब ये जब रोग लग गया तो सोना इतना खींचना हम लोग शुरू किए कि बाकी लोग कहा कि सोना का चिड़िया है। ये नहीं समझना सोना का चिड़िया मैंने हमारे यहां से निकल रहा था, हम लोग को दूसरे जगह से सोना मंगा रहे थे, और हम लोग के यहां सोना का फैशन इतने स्तर पे था, कारण भी था सोना का विश्व स्तर पर एक मूल्य था। अब देखो कोई आदमी रुपया लेके जाए, मान लो तुम्हारे पास गांव में कोई आया और डॉलर दिखाया, डॉलर है $10, और किसी को दे के कहे कि वाला सामान दे दीजिए, लीजिए $10। गांव का व्यक्ति क्या है, उसको ऐसे देखेगा, कहेगा कि गांधी जी ना है, नकली नोट। वो गांधी जी का ना देखेगा, वो डॉलर जान रहा है, नहीं देगा। लेकिन उतना ही मूल्य का केवल उस सोना का कोई चीज खोले और कहे कि लीजिए दीजिए, तो तुरंत ले लेगा। सोना ला लो, सही है, वो अब गांधी जी नहीं चेक करे। तो उस जमाने में भी सोना इसी प्रकार से विश्व में हमेशा प्रचलित होने वाली मुद्रा। अब यहां पर हम लोग देखें, यही चेचक का हम समझा रहे थे। स्पेनिश लोग जो थे, चेचक कीटाणु इनके यहां कई बार हुए। एक ही व्यक्ति को कोई रोग 2 बार धरेगा तो व्यक्ति ठीक रहता है, उसके अंदर एंटीबॉडी अपने डेवलप है। तुम सुना होगा कि जिसको कोरोना 2 बार धर लिए तो वो तीसरा बार वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है, वो ठीक होगा। अगर बिना वैक्सीन तुम्हारे अंदर एंटीबॉडी बन गया, तुम देखो ना घर में वो छोड़ दो, मच्छर बहुत ज्यादा लग रहा है घर में, पहला दिन जलाया एक कॉइल या अगरबत्ती, उसमें कई मच्छर बेहोश, कुछ मर भी जाए, बड़ा खुश होते हो कि एकदम जलाए, इतना खत्म हो। जो जो बेहोश हो गया वही खतरा है, मर गया वो खतरा नहीं। बात समझ लो, जो बेहोश हुआ, जब कॉइल खत्म होगा तो धीरे धीरे उसको होश आएगा, होश आएगा तो फिर वो कहेगा कि हाँ इसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप की। अगले दिन तुम फिर जलाए, और अगर वो फिर बेहोश होके अगर होश में आ गया तो तीसरा दिन तुम जलाते रहो, आके काटे। तुम चौथा 5वां दिन कहोगे
नकली दे दिया है, जला भी रहे, देख रहे हैं काने के पास ऐसे ऐसे कर रहा है। तो समझ लेना कि उसके अंदर उस क्वाइल से बचने के लिए एंटीबॉडी डेवलप हो चुका है। तुम लोग बीच बीच में सुनते हो कि कोरोना का नया वेरिएंट आ गया, ये नाम सुनते हैं ना, तो ये वही चीज है कि उस चीज से वो रजिस्ट कर लिया कि इतना वैक्सीन के बाद हम सूर्य होंगे बाबू, जितना तुम लिए हुए हो हम उतना के आगे का सिस्टम। तो उसी प्रकार का यहां है, चेचक कीटाणु के लिए स्पेनिश लोग वो एंटीबॉडी बना चुके थे और ये जहां कब्जा किए वहां प्रसाद स्वरूप बांट दिए। तो ये मामूली नहीं समझना, भारत तक में लोग इससे तबाह हो, इसको लोग कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है उस जमाने, और इसीलिए लोग अंतिम में जिसके यहां हो गया सीधे देवी देवता के शरण में जाते थे कि बचा लीजिए, देवी जी के प्रकोप हो गया। आज भी गांव में तुम सुनते हो। तो ये भगवान के शरण में कब जाता है? जहां विज्ञान फेल होता है। बात समझ लो, विज्ञान फेल तो उसी को भगवान कहते हैं। कई लोग कहता है ना कि भगवान थोड़े होते हैं, विज्ञान फेल के बाद ही सूर्य होते। बात समझा? जिसको लग रहा है विज्ञान पर बहुत भरोसा, वो एक लाइन समझ लो, जिस समय डॉक्टर ही कह देता है कि अब इनको दवा नहीं दुआ की जरूरत है, तो वहीं समझ लो कि विज्ञान गया, भगवान आ गया। सेंटेंस बहुत बड़ा लाइन है ना। जहां पे हमारा साइंस दवाई कुछ काम नहीं किया, तो वहां पे लोग शरण धरते हैं। और उस समय क्या अभी भी तुम देखते हो कि इसके लोग चलते हैं। अब तो यदि मान्यताएं कम गई, बाद में इसी का एंटी डेवलप करने के लिए बच्चों के अंदर चेचक का अलग से हुआ कि इंजेक्शन दे दीजिए, पहले ही से एंटीबॉडी डेवलप करा दीजिए, तब अभी जाके घट गए। नहीं तो पहले के जमाने में इनका गिफ्ट है ही नहीं, तो भारत का ही रोग नहीं। और इन लोग को कुछ नहीं होता था, जिसको बांट दिए तो एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, पूरे मोहल्ला, पूरे गांव, जिसको देखिए चेचक, तबाह, काम खत्म। कई लोग की आंख की रोशनी गई, कई लोग मर गए। बहुत खतरनाक रोग। तुमसे पूछा जाए कि बताओ भूमंडलीकरण के दौर में ये चेचक कीटाणु से रजिस्टर्ड बॉडी था भारतीयों का कि स्पेनिश का? और स्पेनिश का। ये लाइन ध्यान रखना, ये सब टीचर वाला में सब खोद के चले। अब लड़कन बेचारा सोचेगा भारतीय का, बड़ा खुश होकर इंडियन मारता है, और आंसर होगा कि यहां लोग मर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट, 19वीं सदी में यूरोप में 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हुए। इतने बढ़िया इस समय का दौर चल रहा है। अब यहाँ पे 1890 तक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा कृषि में उल्टा पुल्टा हो गया। नया नया चीज क्या क्या आ गया? चाय, फिर क्या आ गया? कहवा, नया चीज आ गया नील की खेती, सब शुरू। क्या हम लोग क्या सब खेती पहले था? नहीं थे। इस सब दिया हुआ है विश्व बाजार। अब नेक्स्ट हम लोग देखें, भोजन गांव कस्बे से हजारों मील दूर तक लोग अब जा रहे हैं। पहले था कि जहां खेत वहीं घर, अब है कि मालूम चल रहा है कि गन्ना रोपने जा रहे हैं। कहां? तो त्रिनादो जा रहे हैं, टोबैको जा रहे हैं। अब इंटरनेशनल व्यक्ति बन गया है। धान रोपने जा रहे हैं बगल में, तो सुना था ना, लेकिन गन्ना रोपने जा रहे हैं कहां? तो मॉरिशस। कितना दिन में पहुंचेगा? तो 2-3 महीना में पहुंचेंगे। तो ये विश्व बाजार की खूबसूरती है। रेल नेटवर्क और पानी जहाज, ये घाटा की बढ़ा विश्व बाजार से इसमें काफी वृद्धि है। नेक्स्ट अब हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट यही चीज समझाए थे, किस चीज का प्रवाह इंपॉर्टेंट है? वस्तु का, श्रम का, पूंजी का, और एक और हम लोग कहेंगे किसका? तकनीक का। इतने चीज प्रवाह भी कैसा होना चाहिए? निर्बाध। एक शब्द है निर्बाध। निर्बाध माने बिना किसी रुकावट के। तो इसी को हम लोग कहेंगे कि यह हमारा भूमंडलीकरण। देखिए भूमंडलीकरण अब आप लोग धीरे धीरे एकदम एडजस्ट कर गए। पहले शुरुआत में शब्द ही टेढ़े लग रहे थे, अब जैसे कहे भूमंडलीकरण, कहना कि समझ गए एक देश से दूसरे देश में निर्बाध रूप से वस्तु, पूंजी, श्रम, तकनीक का आवागमन भूमंडलीकरण कहलाता। बोलो क्लियर है बिल्कुल सब कोई? अब इसी चीज के अंतर्गत धीरे धीरे लोग जब आने जाने लगे तो सेंटर दास व्यापार, वस्तु छोड़ दो, आदमी को ही बेचना शुरू कर दिया। आदमी को पकड़ पकड़ के बेचने लगा। 50 मजबूत आदमी गांव पे हमला,
20 कमजोर आदमी को धर के लाया, महिला पुरुष धरा गए, पैर हाथ में सिक्कड़, बोली लगा रहे हैं जैसे गाय भैंस बिकता है, खरीदिए जिसको जितना में खरीदना। और सबसे हद तो तब था जब सारे लोग पकड़ पकड़ के अफ्रीका के लोगों को लाते थे। अफ्रीका महादेश इसी के लिए फेमस था कि यहाँ मोटे मुस्तंड लोग ज्यादा है, ताकतवर है, तो इसीलिए सेना लेके हमला करो। जो पकड़ाया जहाज पर जैसे मुर्गी और बकरी लदाता है ना, वैसे लादते थे। मुर्गी को टोकरी में लादते देखे हो? जगह 10 मुर्गी का है लेकिन उसमें 50 को अभी जगह नहीं है, वो फेंक दिया, कहां किया कि एडजस्ट करे दूसरा पीठ पर। उसी तरह से जहाज पर आदमी फेंकते थे। छटपटा रहा, रास्ते में ही 20% की मौत हो जाती थी। दम घुटने से 100 में 20 आदमी मर गए। जिंदा जो बचा, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन दास व्यापार का मेन केंद्र था। क्वेश्चन पूछेगा, दास व्यापार का मेन केंद्र कहां था? लिस्बन। अब लिस्बन में सोचो कि आदमी की बोली लगती थी, जिसको चाहिए ले जाओ। और कौन जाते थे? जिसको बड़े बड़े बागान थे, उसको चाहिए 500 आदमी, खरीद के ले गए। अब एक आदमी अगर 100 रुपया में खरीदा, बीमार पड़ गए, डॉक्टर बोले कि 80 रुपया इलाज में खर्चा है, तो मार के फेंक दिया, नया दूसरा खरीद के ले आया। इलाज कौन करेगा इसे? इतनी खराब जिंदगी बना दिया ये विश्व बाजार। अभी जो सेक्शन चले थे विश्व बाजार की हानि, तो हानि समझ में आ रहा होगा कितना खराब हानि तक पहुंचे। इससे खराब क्या होगा? आदमी आदमी के बेच रहा। तो ये सबसे खराब पहलू यहां पे मुख्य रूप से देखने को मिला। अफ्रीका महादेश तो अभी हम लोग देखे बेचारे का हालत क्या था, थोड़ा सा आप समझ लें इसमें। अब अफ्रीका महादेश में इसको कहा गया शुरुआत में कौन महादेश है? अंध महादेश। अफ्रीका महादेश को अंध महादेश क्यों कहा गया? क्योंकि 18वीं शताब्दी के लास्ट तक इसके आंतरिक भाग तक जानकारी नहीं था। इसके आंतरिक भाग के लोग अंदर नहीं गए थे, कारण बीच में ही विश्वतीय वन थे, बड़ा घना जंगल, और इसीलिए लोग केवल ऊपर जाने और अंधेरे जंगल के कारण कहे कि अंध महादेश। और यहां से ही लोगों को पकड़ के और बगल में ही लिस्बन में पहुंचाते थे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय 1865 में बर्लिन में एक बैठक हुई। अब 1865 आते आते बर्लिन में जो बैठक है, तो उसमें फुट्टा और स्केल से नाप नाप के इसको सब बांट दिया। इतना मेरा, इतना तुम्हारा। ये पूरे लगा कि हम लोग को मिल के यूरोप का कि एगो खेत खरीदे, और सब स्केल से एकदम लाइनिंग से कर करके सब बांटा हुआ है। इस लाइन को, स्केल को हम लोग क्या कहते थे? फुट्टा। और यूरोपीय देश बर्लिन बैठक में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मन सबको हिस्सा दी। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अफ्रीका में यूरोपीय देश छोटे छोटे हिस्से में उसे किस बैठक से बांटे? बर्लिन बैठक। बर्लिन बैठक कब हुआ? 1885। इंडियन से जोड़ देख, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय अफ्रीका में निम्नलिखित में किस बैठक के द्वारा उसे बांट दिया गया? तो 1885 नहीं दिया, यहां कांग्रेस शब्द दे दिया और बांट दिया अफ्रीका। तो आपको पहुंच जाना है कि वो 1885 बांट दिए, बर्लिन बैठक। अब सुन लो, ये लोग तो बड़ा मस्ती में गए थे कि जो बांट दिए हैं तो वहां के आदमी से फैक्ट्री लगवाएंगे, खटवाएंगे, बड़ा बढ़िया काम कराएंगे। लेकिन जब यहां पहुंचे तो इन लोग अपना सिर खुजला रहे। कारण यहां के आदमी कोई आवश्यकता ही नहीं, वो सिर्फ पशु पालन और उसी से खुश। बकरी चराएगा, गाय चराएगा, उतने में खुश। आवश्यकता होगी तब ना खटेगा। जैसे कोई दिल्ली चला गया, अब दिल्ली में वो बेचारा डेरा लेके है, घरे से फोन जा रहा है कि पैसा भेज देना, जरूरत है, और उसका मालिक कह रहा है कि आज नाइट शिफ्ट भी काम करेगा जी, 500 अलग से मिलेगा। तो जिसको आवश्यकता है वो लाइन लगाए हुए कि सर हम लोग सब करें, रात भर जगेंगे, घर में पैसा भेजना है, आवश्यकता है। गांव के कोई आदमी को जिसको कोई आवश्यकता नहीं, वो लेबर खाली जितना खाता है उतने पीता है, दिन भर मस्ती में सुतता है, रात में उसको कहो कि नाइट ड्यूटी 500 एक्स्ट्रा, वो कहेगा एक्स्ट्रा ना, हमको बस पिए भर, बस घींचे, हो गया, एक्स्ट्रा नहीं, आवश्यकता ही नहीं उसको।
उसके अंदर कोई सोच ही नहीं। और यही हाल अफ्रीका में। गए तो इन लोग बड़ा बढ़िया से थे, लेकिन देखे कि उन लोग को कितनों समझा रहे, इधर आओ फैक्ट्री में खटना, नो बकरी चार सही, बस वही है, मेरा बकरी ही जिंदगी है, गाय भैंस ही जिंदगी है, हम इधर खटे उठेंगे नहीं। और इसके कारण आपको याद होगा कि इन लोगों को अब धीरे धीरे पैतृक संपत्ति का नियम बनाया गया कि घर के जो सबसे बड़ा है, एक आदमी का बकरी गाय भैंस सब हुआ, बाकी बाल बच्चा का कुछ नहीं है। क्यों? वो सबके गरीब करेंगे तो इधर खटे। अब देखिए कानून उन सब बदल रहा है, श्रम बाजार में बाकी भाई को ढकेल रहे हैं कि सब इधर आ जाओ। उन लोग को पैसा दे रहे हैं, कह रहा कि नहीं तनख्वाह में हमको बकरी दीजिए और जमीन दीजिए, हम लोग बस इसी पे चाहिए। तो अंग्रेज कहां से बकरी खरीदेगा? इसीलिए उन लोग कन्वर्ट करना चाह। तो देखो अफ्रीका में कितना ज्यादा कन्वर्ट किया। और यहां पे जान करके एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मवेशियों का प्लेग कहा जाता है रिंडर पेस्ट। यूरोप से एक बीमारी आई, जैसे आजकल तुम देखा होगा भारत में गाय के लिए, गोवंश के लिए बहुत खतरनाक बीमारी चली। और उस बीमारी का नाम बताओ? एकदम लेटेस्ट बीमारी है जो अभी जस्ट कंट्रोल पे आया, और नहीं तो पूरे राजस्थान में, गुजरात में एकदम झुंड के झुंड गाय भैंस खत्म हो। हाँ वेरी गुड, लंपी बीमारी। तो ये जो लंपी रोग है, गाय के शरीर पर फोले हो जा रहे थे, और जिसका फोला हुआ इसका इलाज नहीं था। राजस्थान और गुजरात में लाइन से सब खत्म हो। अब देखिए जानवरों में है क्या कि तुरंत रिगेन करता है, तुरंत खत्म भी होता है। और इसीलिए लंपी रोग से राज्य के राज्य उखड़ना शुरू हो गई। ये तो समय रहते बनाया गया इनकी दवा, तो जाके बचना शुरू हो। नहीं तो जिसका गांव में एक गाय के भी अगर एक फोला हो गया 4-5 शरीर पर, तो खाली वही नहीं जाएगा, पूरे गांव खत्म हो। इतनी खराब बीमारी है। ठीक उसी प्रकार से रिंडर पेस्ट अफ्रीका में आया। अंग्रेज जान के इसका निदान नहीं निकाला, कारण सिर्फ मवेशी मर रहे थे। ये तो चाहता था कि जितना जानवर है मर जाए, कारण न राधा के 9 मन घी होगा, न राधा नाचे। उसके पास गाय बकरी भैंस मरेगा तब ना इधर फैक्ट्री में आएगा। और इसीलिए आपसे पूछा जाएगा रिंडर पेस्ट है एक भैंस का नस्ल, ये भी दे सकता है, भेड़ का नस्ल। तो रिंडर पेस्ट क्या है? मवेशियों का प्लेग कहलाता है, जो अफ्रीका महादेश में फैला और उससे काफी पशुओं की हानि हुई। तब जाकर के पैतृक संपत्ति और रिंडर पेस्ट से उनको फिर श्रम मिल पाया। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट अब सेक्शन शुरू है, भारत से लेबर लोग के हालचाल, आर्थिक मंदी और भारत से जुटना। अगले क्लास में आपका ये लेसन खत्म हो जाएगा। जो बच्चे टीआरई 3 के लिए, तो उनको हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड 5 तारीख तक खत्म कर दें, क्योंकि इंडियन तो उनको लगभग पकड़ में रहता ही है। तो इसलिए 10वां भी खत्म हो जाएगा, 11वां भी खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड खत्म कर देंगे 5 तक। उसमें टाइमिंग बढ़ाना होगा बढ़ा देंगे, 5 तक खत्म। इंडियन जो है वो टीआरई 3 देके आराम से डिटेल एक बार पढ़ना, चूंकि 12वां क्लास गहराई से थोड़ा पढ़ाएंगे। तो वर्ल्ड में बाहर रहता है, इसलिए वर्ल्ड खत्म कर देंगे, 4-5 तक वर्ल्ड खत्म कर देंगे, ताकि जो बच्चे टीआरई 3 के लिए है तो उनको सुविधा हो जाए। इंडियन अपना आराम से, इंडियन तो लगभग सही रहता है सबका, तो उसको गहराई से और अच्छे से पढ़ाए। और टीचर वाले कोई है तो कोई बात नहीं, आपका वर्ल्ड मेन मेजर है ना, वर्ल्ड हम एकदम कंप्लीट कर देंगे, वर्ल्ड ठीक हो जाएगा। बाकी इंडियन के लिए अगर बहुत ज्यादा दिक्कत लगता है तो हमारा मैराथन देख लीजिएगा, एक एंशिएंट एक मेडाइवल मॉडर्न का, उसी से ज्यादा लाभ हो जाए। एनसीईआरटी पॉलिटिकल होगा, कल यूट्यूब पर शेड्यूल लगा हुआ होगा, कल आप हमारे साथ करेंगे। तो टीआरई 3 के लिए ही बहुत लोग हैं, बहुत अच्छी बात आपका है, इसलिए आप ही लोग के कारण हम प्रयास करेंगे टाइमिंग ड्यूरेशन बढ़ा के ये दोनों सेक्शन खत्म कर दें। सोमवार से समय थोड़ा बढ़ाएंगे, हम तो बता ही दिए, लिमिट आपको बता दिए, 5 तारीख तक पूरे 11वां क्लास तक खत्म रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, कोशिश है कि जो पढ़ाएं आपका हो जाए, उसमें से कोई क्वेश्चन ना छूटे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है खत्म के तुलना में। जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म बोल दें तो अच्छा नहीं लगता, हमें भी अंदर से लगेगा कि इस बैच में मैंने अच्छा से नहीं पाया।
इतना बढ़िया पढ़ा दें कि आपको इस विषय में कहीं दिक्कत ना रहे। चलिए टीआरई थ्री बता ही दिए। चलिए धन्यवाद सबको। चलिए कल हम लोग का क्लास यूट्यूब पर है, कल यूट्यूब पर बने रहिएगा, पॉलिटी लेंगे। और ज्योग्राफी का अब ऑफर नहीं आएगा, एनसीईआरटी ऑफर 500 फी करके छोड़ दिया गया, उसी फी में रहेगा।